हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप डिजिटल बैंकिंग सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, banking software that is used by banking industry to provide and manage the financial product they provide, which of these are type of banking software? तो आप सभी को पता है कि आजकल जो बैंक है वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उन कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं जिनका यूज़ करके बैंक अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इसमें से कौन सी हमारी टाइप है बैंकिंग सॉफ्टवेयर की? पहला देखो क्या है, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है बैंक एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है MI सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर की। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर बैंक का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि बैंक के मेन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कस्टमर को एडवांसेस देने, ट्रेजरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस परफॉर्म करने। दूसरा आता है आपका बैंक एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। ये एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पेरोल हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इन सभी को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। फिर हमारा जो MIS सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली मैनेजमेंट के लिए होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैनेजमेंट को बैंक से रिलेटेड बहुत सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से जो बैंक का मैनेजमेंट होता है वो क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर पाता है, बैलेंस शीट को मैनेज कर पाता है, ऑडिटिंग कर पाता है और अकाउंटिंग जो है वो कर पाता है। तो ये 3 तरह के बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किए जाते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो बैंक सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बैंक यूज करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो अभी अभी हमने कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में समझा है, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करती है? पहला देखो, ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट ओनली मैनेजेस लोन एप्लीकेशन। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है सिर्फ लोन एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को हैंडल करने के लिए, या फिर ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि यहाँ पर सारे के सारे जो कस्टमर ट्रांजेक्शंस है उसको रिकॉर्ड करता है और मैनेज करता है, और जितने भी ब्रांचेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके थ्रू जितने भी बैंक ब्रांचेस के अंदर कस्टमर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम रिकॉर्ड कर पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर। उसके बाद देखो, ए डिजिटल ओनली बैंकिंग सिस्टम दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल बैंक ब्रांच। तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज द इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम प्राइमली रेफर टू। तो इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम लोग बैंक के जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जितने भी कस्टमर के अकाउंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में उसको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम उनको सेंट्रली जो है वो मैनेज कर पाए, एक साथ जो है वो मैनेज कर पाए, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट है? पहला देखो, ए सिस्टम दैट रिस्ट्रिक्ट बैंकिंग एक्टिविटीज टू अ सिंगल करेंसी। तो ये गलत है। ए प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑल ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स क्लाइंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स टू वन प्लेस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्लाइंट्स के जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनको एक प्लेस के ऊपर जो है वो लिंक कर देते हैं ताकि हम उन अकाउंट्स को सेंट्रली जो है वो मैनेज कर पाए और उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम दैट ऑपरेट्स ओनली द ड्यूरिंग बिजनेस आवर। तो ये गलत है। ए सिस्टम दैट डज नॉट सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम का फीचर नहीं है? पहला है मल्टी करेंसी सपोर्ट। तो मैंने आपको बताया था कि
जब हम इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जितनी भी यहाँ पर बैंक की ब्रांचेस होती हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर है चाहे इंडिया से बाहर है, उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारा जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो कि मल्टी करेंसी को सपोर्ट करे, यानी कि वो डॉलर्स को भी सपोर्ट करे और इंडियन रुपीस को भी सपोर्ट करे। सपोर्ट करने का मतलब है कि आप जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो तो आप डॉलर्स में भी रिकॉर्ड कर पाओ और रुपीस में भी जो है वो रिकॉर्ड कर पाओ, ठीक है। उसके बाद मल्टी लिंगुअल कैपेबिलिटी, तो ये भी बिल्कुल फीचर होता है इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम के अंदर, मल्टी लिंगुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो अगर हम सभी ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये जरूरी है कि हमारा जो सिस्टम हो मल्टीलिंगुअल हो, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड जो है वो कर पाओ। तो ये भी फीचर होता है। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, तो ये फीचर यहाँ पर नहीं होता क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है वो ऑनलाइन की जाती है। उसके बाद मल्टी ब्रांच फंक्शनैलिटी की, मल्टी ब्रांच को सपोर्ट करे, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो करेक्ट है, यानी कि जो ब्रांचेस हैं वो एक साथ मिलकर जो है सिस्टम का यूज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक ऐसा फीचर है जो कि इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम का फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइंस कोर बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि कोर बैंकिंग सिस्टम को डिफाइन करती है। सबसे पहले कोर बैंकिंग सिस्टम क्यों आया वो थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। जब कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं आया था तो बैंक कैसे काम करती थी, तो इसको एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलिए यहाँ पर एक XYZ बैंक है, इसकी 3 ब्रांचेस है X, Y और Z, ठीक है, जो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग सिटीज में ऑपरेट करती है। तो जब कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं आया था ना, तो ये जो ब्रांच है ना वो अपने कस्टमर की जो भी डिटेल्स होती थी वो अपने पास ही रिकॉर्ड करके रखती थी। जैसे मान के चलिए एक्स के पास एक ए पर्सन अकाउंट ओपन करवाया, तो एक्स ब्रांच ही इस कस्टमर की डिटेल जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करके जो है वो रखेगी और इसको किसी और ब्रांच के साथ शेयर जो है वो नहीं करेगी, यानी कि इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्स ब्रांच के पास ही होगी। सेम केस वाई, सेम केस जेड में होगा। इसमें दिक्कत क्या आती थी कि अगर हमें कोई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती थी तो हमें ब्रांच में जाकर लेनी पड़ती थी। जैसे अगर आपने एक्स ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया तो अगर आपको पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, विड्रॉ करवाने हैं, तो आपको एक्स ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे एक कस्टमर बैंकिंग सर्विसेज को इजीली एक्सेस नहीं कर पाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर बैंकिंग सिस्टम जो है वो लेकर आएगा। कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो जब भी कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करवाता है किसी भी ब्रांच के अंदर, तो उसकी जो डिटेल्स होती है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे जो है वो रिकॉर्ड करके रख दी जाती है। मान के चलिए ये सेंट्रल लोकेशन ये रही, ठीक है। तो मान लो ए ने एक्स ब्रांच के पास अकाउंट ओपन करवाया, बी ने वाई ब्रांच के पास, सी ने जेड ब्रांच के पास, ठीक है। तो इन तीनों कस्टमर की जो डिटेल्स होती है ना वो इस सेंट्रल लोकेशन पे जो है वो रिकॉर्ड करके रख दी जाएगी, जिसको ये तीनों ब्रांचेस ही एक्सेस कर सकती है। यानी कि तीनों ब्रांचेस के पास इन तीनों कस्टमर की डिटेल्स है, जिससे हुआ क्या कि अब ये जो कस्टमर्स हैं वो कभी भी किसी भी ब्रांच से कोई भी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकती है। तो ये जो सिस्टम है ना, इसी को हम कोर बैंकिंग सिस्टम जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करिए। पहला देखो, कोर बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज कस्टमर इंफॉर्मेशन डेटा इंक्लूडिंग अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस। तो ये बिल्कुल यहाँ पर डिफाइन करे। मैंने अभी आपको बताया कि कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर जितना भी कस्टमर इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जैसे कि उनके अकाउंट डिटेल्स क्या है, ट्रांजेक्शन कौन कौन सी परफॉर्म की है, उनके बैलेंसेस कितने हैं, उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी कि एक सेंट्रल लोकेशन पे रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है। उसके बाद सिस्टम इनेबल सीमलेस कनेक्टिविटी, रियल टाइम प्रोसेसिंग अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ अ बैंक। तो ये भी बिल्कुल डिफाइन करता है, क्योंकि देखो ब्रांचेस रियल टाइम के ऊपर डेटा को एक्सेस कर सकती है, तो वो ट्रांजेक्शन को भी रियल टाइम बेसिस पे ही प्रोसेस जो है वो कर पा रही होती है। इसीलिए आप देखोगे कि आप जैसे ही एटीएम से कोई पैसा विड्रॉ करवाते हो तो पैसा आपके हाथ में आया नहीं है, पर अभी मैसेज आ जाएगा आपको। मतलब कि अभी मान के चलिए कि जो एटीएम है उसमें से पैसे निकले ही हैं, आप उसको लेने ही जा रहे हो, साथ के साथ आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हो गए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? पॉसिबल हो पाता है कोर बैंकिंग सिस्टम की हेल्प से। ओके, उसके बाद देखो, कस्टमर कैन एक्सेस मैनेज देयर अकाउंट्स, कंडक्ट ट्रांजेक्शन, मेक पेमेंट्स फ्रॉम एनी लोकेशन। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम को डिफाइन करती है। उसके बाद देखो, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम के की फीचर्स क्या होते हैं? पहला इंपॉर्टेंट फीचर है सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस। बिल्कुल करेक्ट है। एक सेंट्रलाइज
डाटाबेस हम मेंटेन करेंगे जहां पर कस्टमर का सारा डाटा जो है वो स्टोर करके रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, तो रियल टाइम के ऊपर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो ब्रांचेस है ना वो तो अकाउंटिंग करती ही है, साथ के साथ हम एक बैंक के तौर पर भी अकाउंटिंग जो है वो करते हैं, यानी कि सभी ब्रांचेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटीग्रेट करके एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं, तो ये भी फीचर होता है। कस्टमर बिकम्स बैंक कस्टमर, तो जो कस्टमर है वो बैंक का कस्टमर बन जाता है, तो ये भी बिल्कुल फीचर होता है। क्योंकि देखो आजकल क्या होता है कि अगर आप किसी भी ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन करवाओ ना, तो आप उस ब्रांच के कस्टमर नहीं होते बल्कि पूरे पूरे बैंक के कस्टमर होते। पहले ऐसा नहीं होता था, आपने एक्स ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन करवाया तो आप एक्स ब्रांच के ही कस्टमर हो, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम के, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन फॉर कस्टमर। देखो कोर बैंकिंग सिस्टम के वजह से कस्टमर को भी कई सारे बेनिफिट्स हुए हैं और बैंकों को भी कई सारे बेनिफिट्स हुए हैं, तो ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो कि कस्टमर को नहीं मिलता है। एनीवेयर बैंकिंग विद रियल टाइम एक्सेस, बिल्कुल ये तो बेनिफिट है, आप कहीं भी किसी से मतलब कभी भी कहीं से भी जो है बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ले सकते हो रियल टाइम बेसिस के ऊपर, ठीक है। आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रात को भी फंड ट्रांसफर करने हैं तो आप आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हो। इनहांस ट्रांजेक्शन एक्यूरेसी, जो ट्रांजेक्शन की एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ये भी बिल्कुल बेनिफिट मिला है। फास्टर फंड ट्रांसफर अक्रॉस ब्रांचेस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर अपने फंड्स को ट्रांसफर जो है वो कर सकते हो फास्ट तरीके से। एक्सेस टू पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज एट स्पेसिफिक ब्रांचेस ओनली, तो ये गलत है। देखो अब ना एक जो कस्टमर है वो किसी भी ब्रांच में जाकर, बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ले सकता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेंट्रलाइज्ड मनी मैनेजमेंट इन कोर बैंकिंग। देखो कोर बैंकिंग के अंदर सेंट्रलाइज मनी मैनेजमेंट की जाती है, तो इसका मेन पर्पस क्या है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला देखो, रिस्ट्रिक्ट फंड टू इंडिविजुअल ब्रांचेस विदाउट एनी ट्रांसफर्स, तो अगर किसी इंडिविजुअल ब्रांच के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया गया तो उस फंड्स को वहीं पे रखना, या फिर टू प्रोवाइड रियल टाइम फंड ट्रांसफर बिटवीन अनरिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में रियल टाइम बेसिस पे फंड ट्रांसफर करवाना, या फिर टू मूव फंड डिपॉजिटेड एट ब्रांचेस टू अ कंसिडरेशन अकाउंट एट अ सेंट्रल सर्वर एट द एंड ऑफ डे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो सेंट्रलाइज मनी मैनेजमेंट यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रांचेस के अंदर जितने भी फंड्स डिपॉजिट हो रहे हैं ना, जैसे दिन खत्म होगा तो उन फंड्स को हम एक कंसंट्रेशन अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, जो कि सेंट्रल सर्विस के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है, जिससे हम सेंट्रल लोकेशन से सभी फंड्स को मैनेज जो है वो कर पाएंगे। यानी कि हमें पता लगता रहेगा कि हमारे पास कहाँ कहाँ से फंड जो है वो आ रहा है और कितना फंड जो है वो आ रहा है, जिससे हम प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं टू एलिमिनेट द नीड फॉर कंसिडरेशन अकाउंट इन बैंकिंग ऑपरेशन, तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो सेंट्रल मनी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, तो ब्रांचेस के अंदर जितना भी फंड डिपॉजिट करवाया जाता है, जैसे दिन खत्म होता है तो उस पैसे को हम एक कंसंट्रेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि सेंट्रल सर्विस के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस फंड ट्रांसफर मेथड्स। तो अगर हम नेफ्ट और आरटीजीएस की बात करें तो इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले नेफ्ट और आरटीजीएस है क्या, इसको थोड़ा समझ लो। तो नेफ्ट और आरटीजीएस बेसिकली रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप अपने अकाउंट से अगर पैसा किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप नेफ्ट और आरटीजीएस की हेल्प से वो कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आप सभी ऑप्शन को समझ पाओ, नेफ्ट और आरटीजीएस। तो पहले अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले इन दोनों को ही डेवलप किया है आरबीआई ने और आरबीआई इनको मैनेज करता है। दोनों का ही यूज किया जाता है फंड ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, फंड ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। देखो जो नेफ्ट है ना उसके कोई भी मिनिमम या फिर मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, ठीक है, आप जितना मर्जी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। पर आरटीजीएस की जो मिनिमम लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए होती है, यानी कि आपको मिनिमम 2 लाख रुपए आरटीजीएस के थ्रू भेजने पड़ेंगे। अगर आप 1,80,000 रुपए भेजना चाहते हो तो आप आरटीजीएस का यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो नेफ्ट है वो बैच बेसिस के ऊपर काम करता है। बैच बेसिस का मतलब क्या है कि आप जैसे ही नेफ्ट की रिक्वेस्ट बैंक को देते हो तो बैंक क्या करता है, उन रिक्वेस्ट का एक बैच बना लेता है, यानी कि आधे घंटे का बैच होता है, यानी कि एक आधे घंटे के अंदर जितने भी रिक्वेस्ट बैंक के पास आते हैं नेफ्ट के, जैसे मान के चले 20 आएंगे, तो बैंक क्या करेगा,
इन 20 रिक्वेस्ट को पहले इकट्ठा करेगा, फिर इनका बैच बनाएगा, फिर इनको एक साथ प्रोसेस कर देगा। इसीलिए नेफ्ट के अंदर रियल टाइम बेसिस पे फंड ट्रांसफर नहीं होता। यानी कि अगर आपने रिक्वेस्ट डाली कि मेरे अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर दो, तो उसी वक्त बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि बैंक यहाँ पर बैचेस बनाता है, वेट करता है थोड़ा सा। जो आरटीजीएस है वो रियल टाइम बेसिस पे काम करता है। यानी कि जैसे ही आपने अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर किया, तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो है वो चला जाएगा। अब क्योंकि आप समझ चुके हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। पहला देखो, नेफ्ट प्रोसेसेस ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम व्हाइल आरटीजीएस सेटल बैचेस, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ऑपोजिट है ये। तो नेफ्ट सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेस व्हाइल आरटीजीएस प्रोसेस देम इन रियल टाइम, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेफ्ट जो है वो बैचेस में ट्रांजेक्शन को सेटल करता है, और जो आरटीजीएस है वो रियल टाइम बेसिस पे प्रोसेस करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स प्री शेड्यूल टाइमिंग्स वेयर इज नेफ्ट इज इंस्टेंट, तो ये यहाँ पर गलत है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेफ्ट ट्रांसफर हाई वैल्यू फंड्स देन आरटीजीएस, मतलब कि जो नेफ्ट है वो हायर वैल्यू फंड्स को ट्रांसफर करती है आरटीजीएस के कंपैरिजन में, तो गलत है, क्योंकि आरटीजीएस जो है वो ज्यादा वैल्यू के फंड जो है वो ट्रांसफर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। यही बेसिक डिफरेंस है नेफ्ट और आरटीजीएस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मेजर इज इसेंशियल फॉर ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो देखो आजकल आप देख सकते हो कि जो बैंक है वो अपनी बैंकिंग सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, तो वहां पर जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि सारा काम डिजिटली हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, तो रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि साइबर अटैक का, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसके लीक होने का, ये कुछ रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स ले सकती है बैंक? पहला, स्टोरिंग कस्टमर पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट फॉर इजी रिट्रीवल, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में नहीं स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि उसको फिर आसानी से कोई पढ़ लेगा। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड डाटा इंक्रिप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो इंप्लीमेंटिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन के अंदर ऑथेंटिकेशन कर रहे होंगे, तो वहां पर हम बार बार ऑथेंटिकेशन करेंगे, एक से ज्यादा बार ऑथेंटिकेशन करेंगे। जैसे नॉर्मली देखो, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो ऑथेंटिकेशन कैसे की जाती है कि जो ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट होल्डर ही कर रहा है, वो क्या करता है, आपसे पिन मांगता है। जैसे आप किसी एटीएम से पैसे विड्रॉ करवा रहे हो, तो एटीएम को कैसे पता लगे कि आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवा लो या किसी और के अकाउंट में, आपसे वो पिन मांगता है, उससे वो ऑथेंटिकेशन करता है कि हाँ ये वही यूजर है जिसका अकाउंट है, क्योंकि पिन तो सिर्फ इसे ही पता होगा। ठीक है, हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर एक से ज्यादा बार ऑथेंटिकेशन करते हैं। कैसे? तो पहले एटीएम ने आपसे पिन मांग लिया, फिर उसके बाद वो आपसे ओटीपी भी मांग रहा है, और वो जो ओटीपी है वो उस नंबर पे आया है जो कि आपने बैंक को दिया हुआ है। तो यहां पर दो बार ऑथेंटिकेशन की जा रही है, तो इसी को हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो इससे सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मान के चलो किसी पर्सन ने गलती से आपका पिन जो है वो देख लिया, मतलब आप पिन भर रहे थे और पीछे खड़ा था, उसने देख लिया और उसने आपका पर्स मार लिया, चुरा लिया, और अब जा रहा है वो एटीएम में। जो जैसे ही वो एटीएम डालेगा, पिन डालेगा, ओटीपी मांगेगा उससे, ओटीपी उसके पास होगा नहीं, क्योंकि ओटीपी तो आपके मोबाइल फोन में है, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद डाटा इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम कुछ कोड्स में चेंज कर देते हैं, ताकि बाई चांस किसी को वो मिल भी जाए तो उसका मतलब ना समझ पाए। जिसे आपने कई बार मूवीज देखी होंगी, आपने खजाने को खोजने की मूवीज यहाँ पर जरूर देखी होंगी, है ना? तो वहां पर जो मैप होता है या फिर जो भी क्लूज होते हैं वो कभी डायरेक्ट नहीं लिखे होते, कोड्स में लिखे होते हैं, मतलब पहेलियों में लिखे होते हैं, ताकि अगर कोई उसे पढ़ भी ले तो वो उसका मतलब ऐसे सीधे तौर पे ना समझ पाए, उसे दिमाग लगाना हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर किसी को मिल भी जाए तो उसे पता ही ना लगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो, अलाउइंग अनरिस्ट्रिक्टेड लॉगिन अटेम्प्ट टू एंश्योर यूजर कन्वीनियंस, तो ये गलत है, गलत प्रैक्टिस है कि लॉगिन अटेम्प्ट को अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना होता है कि कोई पर्सन 5 बार लॉगिन करे या फिर 10 बार, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा बार कर रहा है तो उसे ब्लॉक कर देना उसी टाइम। ऐसा क्यों होता है? देखो, हो सकता है कि किसी को आपका एटीएम कार्ड मिल गया है, ठीक है, अब वो पिन कोड जो है वो बार बार ट्राई कर रहा है, अब उसको अगर अनलिमिटेड बार उसको अलाउ कर दिया तो हो सकता है कि कॉम्बिनेशन वो ढूंढ ले। पर अगर 5 बार ही है आपको अलाउ किया गया कि 5 बार अगर आपने गलत भरा ब्लॉक हो जाएगा, तो आपका ट्रांजेक्शन सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिसेबलिंग एसएसएल इंक्रिप्शन टू इनहांस वेबसाइट लोडिंग स्पीड, तो ये भी गलत है, एसएसएल इंक्रिप्शन का हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद देखो, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग क्लाउड बेस्ड बैंकिंग सोल्यूशन। क्लाउड बेस्ड बैंकिंग सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो बैंक आईटी कंपनी से खरीद लेता है, मतलब कि फीस बेसिस पे उसको यूज करता है, जितना ज्यादा वो यूज करता है उतना वो फीस जो है वो पे करता रहता है। तो प्राइमरी बेनिफिट क्या मिलता है? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखो इंटरनेट की तो जरूरत आपको पड़ने ही वाली है, चाहे आप क्लाउड बेस्ड बैंकिंग सोल्यूशन का यूज करो या फिर खुद का यूज करो, इंटरनेट जो चाहिए। ठीक है,
उसके बाद इंप्रूव स्केलेबिलिटी एंड रिमोट एक्सेस, ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि आपको जितनी ज्यादा जरूरत होती है आप उतना ज्यादा सर्विसेज जो है वो ले सकते हो और आप रिमोटली भी एक्सेस जो है वो कर सकते हो, यानी कि आपको अपने बिल्डिंग के अंदर कोई भी सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है। एलिमिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क, तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो रहता ही है, वो एलिमिनेट नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू लार्ज एंटरप्राइज ओनली, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्राइमरी बेनिफिट होता है क्लाउड बेस्ड बैंकिंग सोल्यूशन का, इससे आपकी जो स्केलेबिलिटी वो इंप्रूव होती है और रिमोट एक्सेस भी मिल जाता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम आर करेक्ट। ठीक है, पहला देखो, सीबीएस अलाउ कस्टमर टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एट एनी ब्रांच एलिमिनेटिंग लोकेशन बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल करेक्ट है कि सीबीएस की हेल्प से कस्टमर कभी भी कहीं से किसी भी ब्रांच से बैंकिंग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद सीबीएस स्टोर ट्रांजेक्शन डाटा ओनली एट ब्रांच लेवल सर्वर्स एंड नॉट टू सेंट्रल डाटाबेस, तो ये गलत है। सीबीएस जो है वो जितना भी ट्रांजेक्शन के डेटा होता है, कस्टमर डिटेल्स होती है, उसको एक सेंट्रल डाटाबेस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ना कि ब्रांच लेवल सर्वर्स के ऊपर। उसके बाद सीबीएस प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग अक्रॉस द बैंकिंग नेटवर्क, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, सीबीएस रियल टाइम के ऊपर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, उसके बाद सीबीएस सपोर्ट्स इंटीग्रेशन विद मोबाइल बैंकिंग एंड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सीबीएस की हेल्प से आप मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज का यूज जो है वो कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, पर दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस आर एसोसिएटेड विद बैंकिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। जब एक बैंक बैंकिंग सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करता है तो उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइसेंसिंग, बिल्कुल करेक्ट है कि आपको पहले खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जैसे आप कोर बैंकिंग सोल्यूशन को खरीद रहे हो या फिर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वहां पर आपको खर्चा बहुत ज्यादा जो है वो करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा, उसके ऊपर भी खर्चा होगा। इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी रिस्क ड्यू टू डिजिटल ट्रांजेक्शन, अब क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, इसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है वो बढ़ जाता है। स्लो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और रियल टाइम बैंकिंग सिस्टम, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये चैलेंज नहीं होता, क्योंकि इसका ऑपोजिट होता है। जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है वो तेज हो जाती है, स्पीड हो जाती है, तो ये बेनिफिट होता है। ठीक है, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी इन क्लाउड बेस्ड बैंकिंग सोल्यूशन, तो ये भी यहाँ पर जो है वो गलत है, ये भी यहाँ पर जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये दो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बैंक को जब भी वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करता है अपने बैंक के अंदर। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ इफेक्टिव बैंकिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। देखो, एक अच्छा बैंकिंग सॉफ्टवेयर हम किसे मानेंगे? पहला देखो, रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, बिल्कुल करेक्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर और रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सके ऐसी उसके अंदर पावर होनी चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग टूल्स, बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर पाए ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह इजिली बना पाए और ऑडिटिंग वगैरह भी कर पाए। फिक्स ट्रांजेक्शन लिमिट दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो ये फीचर यहाँ पर जो है वो नहीं होता है। मल्टी करेंसी एंड मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, तो ये भी यहाँ पर फीचर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक इकलौता फीचर जो है वो नहीं होता है बैंकिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का, पर बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इफेक्टिव बैंकिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के। उसके बाद देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू बैंक्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द न्यू बैंक्स? तो पहले यहाँ पर न्यू बैंक्स होते क्या, इसका मतलब समझ लो। देखो, न्यू बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, वो सारी की सारी जो बैंकिंग सर्विसेज होते हैं वो डिजिटली अपने कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मान के चले, एक एबीसी बैंक है, ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सवाइजेड बैंक है। ठीक है, ये नॉर्मल बैंक है, ये नॉर्मल बैंक है, ठीक है, और ये यहाँ पर न्यू बैंक है। इसके बीच में डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा अगर समझा दूं तो नॉर्मल बैंक के पास सबसे पहले बैंकिंग लाइसेंस होगा, ठीक है, पर इसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल बैंक की फिजिकल ब्रांचेस भी होती हैं जिसके थ्रू वो कस्टमर के अकाउंट्स वगैरह जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है, उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, पर ये है कस्टमर को सारी ये सारी जो सर्विसेज हैं वो डिजिटली ही प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने जुपिटर का नाम जरूर सुना हो, ये यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है न्यू बैंक्स की। तो ये यहाँ पर जो कस्टमाइज सेविंग अकाउंट्स वगैरह हैं वो अपने कस्टमर को डिजिटली जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? तो देखो, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि न्यू बैंक्स के साथ को ना जो नॉर्मल बैंक है उसके साथ पार्टनरशिप जो है वो करनी होती है और इस पार्टनरशिप के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को ऑफर कर पाते हैं। बेसिकली ये जो न्यू बैंक है वो एबीसी बैंक के कस्टमर के डाटाबेस को एक्सेस कर पाती है और उसी के कस्टमर को बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड जो है वो कर पाती है। ठीक है, एक और चीज बता दूं कि जो न्यू बैंक है उसको डायरेक्टली आरबीआई जो है वो रेगुलेट नहीं करता है,
ये आरबीआई की सुपरविजन के अंदर जो है वो नहीं आती है, ठीक है, पर इनडायरेक्टली जरूर करता है, क्योंकि इस बैंक को जिसके साथ मिलकर इसने काम करना है उसे तो आरबीआई ही रेगुलेट करती है, तो इनडायरेक्टली इसे भी तो आरबीआई रेगुलेट करती है, क्योंकि इस बैंक ने तो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है और इसने इसके साथ में मिलकर काम करना है, तो अल्टीमेटली आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस बैंक को भी मानने ही पड़ेंगे। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दीज आर डिजिटल ओनली बैंक दैट ऑपरेट विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दे हैव टाइड अप अरेंजमेंट दैट रेगुलेट बैंक टू ऑफर सर्विसेज टू देयर कस्टमर, ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इनको रेगुलेटेड बैंक के साथ टाई अप जो है वो करना पड़ता है। दीज एंटिटीज प्रोवाइड नीश प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर, ये भी करेक्ट है। ये ना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है कस्टमर को ऑफर करते हैं, जैसे कि एक सेविंग अकाउंट हो गया, पेमेंट सर्विसेज हो गया, है ना, ये कुछ नीश प्रोडक्ट होते हैं, वो कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो नियो बैंक्स होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट होके कस्टमर से ना तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ना ही लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये बैंक के थ्रू ही ये काम जो है वो कर पाते हैं। जब ये कस्टमर से कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो डिपॉजिट अल्टीमेटली इसके पार्टनर बैंक के पास ही रहते हैं, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपन बैंकिंग आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ओपन बैंकिंग के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला देखो, ओपन बैंकिंग अलाउज थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर टू एक्सेस बैंकिंग डाटा थ्रू एपीआई वाइल मेंटेनिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। देखो ओपन बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो बैंकिंग डेटा को एक्सेस कर पाते हैं एपीआई के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, पहले वो बैंक के साथ पार्टनरशिप करेंगे, फिर उसको एक्सेस मिलेगा और फिर वो बैंक के थ्रू ही बैंक के कस्टमर को अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग कस्टमर ऑथेंटिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कस्टमर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, एलिमिनेट नहीं करती है। ओपन बैंकिंग इंप्रूव्स फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, बिल्कुल करेक्ट है। जो ओपन बैंकिंग है वो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करती है और कस्टमर एक्सपीरियंस को भी एनहांस जो है वो करती है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक्स टू अडॉप्ट ओपन बैंकिंग अंडर द करंट ग्लोबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो ये गलत है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें से कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट है? एक पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और एक तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग सॉफ्टवेयर आर नॉट करेक्ट? देखो एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब कि हम यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज कर रहे हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, ताकि हम फ्रॉड को डिटेक्ट जो है वो कर पाए। पहला देखो, एआई ड्राइवन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम एनालाइज ट्रांजेक्शन पैटर्न टू आइडेंटिफाई एनॉमलीज, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सिस्टम्स होते हैं वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन डिटेल्स को, ट्रांजेक्शन पैटर्न को, और उसका एनालिसिस करने के बाद अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है, कोई एनॉमली होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे फ्रॉड को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंप्रूव फ्रॉड डिटेक्शन ओवर द टाइम बाय लर्निंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट एंड नॉन फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। तो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी गलतियों से सीखता है, या फिर जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर अपॉइंट किया गया फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, तो समय के साथ जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो बहुत इजीली फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी देखी जाती है। जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ऐसे बनाए गए हैं जिससे जो समय के साथ ये फ्रॉड डिटेक्शन को और ज्यादा इंप्रूव बना देता है, क्योंकि ये फ्रॉडलेंट और नॉन फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन से सीखता रहता है, तो वो आसानी से फ्यूचर में जाकर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को फाइंड आउट जो है वो कर पाता है। एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एलिमिनेट्स द नीड फॉर मैनुअल वेरिफिकेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, तो ये गलत है। देखो आप एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन का यूज करो, ये सिर्फ आपकी हेल्प कर रही है, मैनुअली आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई तो करना ही पड़ता है, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम कैन रिड्यूस फ्रॉड्स एंड इंप्रूव सिक्योरिटी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम फ्रॉड को जल्दी से जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके, और सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन सी 3 ओनली इज अ करेक्ट आंसर, सिर्फ तीसरी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड मेजर्स टू प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स? ठीक है, तो अगर हम बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो कि वैलिड नहीं है साइबर थ्रेट्स को प्रिवेंट करने के लिए? पहला, एनफोर्सिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो ये तो एक बहुत अच्छा मेजर है।
साइबर थ्रेट्स को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद स्टोरिंग कस्टमर पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट फॉर इजी रिट्रीवल बाय द बैंकिंग स्टाफ, तो ये गलत है, ये प्रैक्टिस सही नहीं है। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग एंड टू एंड इंक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव कस्टमर डेटा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, देखो व्हाट्सएप के अंदर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, यानी कि आप जब अपने मोबाइल से कोई भी मैसेज किसी दूसरे पर्सन के मोबाइल में सेंड करते हो, तो वो जो मैसेज होता है वो आपको और उस पर्सन को ही डिस्प्ले होता है और किसी को नहीं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी उस मैसेज को जो है वो नहीं पढ़ सकता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। अलाउ अनलिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन टू इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो नहीं है, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो नहीं है। तो वैलिड मेजर कौन सा नहीं है, एक तो दूसरा और चौथा, तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 2 and 4 ओनली इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्लास्टिक मनी, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि प्लास्टिक मनी को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। सबसे पहले प्लास्टिक मनी है क्या, इसका थोड़ा सा मतलब समझिए। देखो आजकल आपको कोई भी पेमेंट वगैरह करनी होती है, आपको कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनका यूज आप कर सकते हो पेमेंट्स करने के लिए मनी के तौर पे। अब ये जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो इसी को हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्योंकि आप इन कार्ड्स को मनी के जैसे यूज कर रहे हो और ये कार्ड जनरली प्लास्टिक के होते हैं, इसीलिए हम इसको प्लास्टिक मनी जो है वो कहते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रही है, पहला देखो, एक टाइप ऑफ करेंसी मेड फॉर सिंथेटिक मटेरियल टू रिप्लेस पेपर मनी, या फिर एनी पेमेंट मेथड यूजिंग प्लास्टिक कार्ड सच एज डेबिट क्रेडिट कार्ड और फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, या फिर पेमेंट सिस्टम दैट एक्सक्लूसिवली यूजेस कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन, या फिर ए फाइनेंशियल टूल दैट अलाउज ओनली प्रीपेड ट्रांजेक्शन। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक पेमेंट मेथड है जहां पर आप प्लास्टिक कार्ड जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, पेमेंट वगैरह करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज अ क्रेडिट कार्ड डिफर फ्रॉम अ डेबिट कार्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कैसे डिफर होता है, तो पहले क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या होता है इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो क्रेडिट कार्ड एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इशूअर प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। इस क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर जो कस्टमर है वो यहाँ पर एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर जो है वो फंड्स बोरो कर सकता है। जैसे एग्जांपल इतनी मान के चले, एक XYZ बैंक है, उसने अपने कस्टमर को, मान के चले कस्टमर ए है, उसको एक क्रेडिट कार्ड इशू किया है और इसकी जो लिमिट है वो 50,000 रुपए है और ये लिमिट दी गई है 1 महीने की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक पर्सन है वो 1 महीने के अंदर 50,000 रुपए तक जो है XYZ बैंक से बोरो जो है वो कर सकता है, यानी कि 50,000 रुपए तक खर्च कर सकता है इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके। ठीक है, तो ये जो कार्ड है वो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो कहलाएगा। इसे क्रेडिट फैसिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक तरीके से जो कार्ड इशूर होता है वो कस्टमर को लोन दे रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की, डेबिट कार्ड क्या है, देखो डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसकी हेल्प से आप अपने सेविंग अकाउंट को एक्सेस जो है वो कर पाते हो। जैसे मान लो एक कस्टमर ए है, उसका XYZ बैंक के पास सेविंग अकाउंट है, उसके अंदर 50,000 रुपए डिपॉजिट करवाए हुए हैं उसने, तो डेबिट कार्ड की हेल्प से वो इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और इस अकाउंट के अंदर जो भी पैसे पड़े हुए हैं उसे यूज कर सकता है, उसे खर्च जो है वो कर सकता है। अब ये कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, बल्कि इसके अंदर आप अपना ही पैसा जो है वो यूज कर रहे हो। क्रेडिट के अंदर क्या, क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है कि आपने जो भी खर्च किया होता है उसका बिल आता है, तो उस बिल की पेमेंट आपको करनी पड़ती है बैंकों पर। यहाँ पर ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जो भी पैसा खर्च किया अपने अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बैंक को। तो आप ऑप्शन देख लो, क्रेडिट कार्ड डिडक्ट्स मनी डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर्स बैंक अकाउंट वेयर इज डेबिट कार्ड अलाउज बोरोइंग विद इन अ लिमिट, तो ये गलत है, ये ऑपोजिट है। डेबिट कार्ड इनेबल्स यूजर्स स्पेंड ओनली अवेलेबल बैलेंस इन देयर अकाउंट वेयर इज क्रेडिट कार्ड अलाउज स्पेंडिंग अप टू अ सैंक्शनल लिमिट, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड का यूज करके आप अपने अकाउंट के अंदर जो भी अवेलेबल बैलेंस है उसको स्पेंड कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एक सैंक्शन लिमिट के अंदर पैसे मिल जाते हैं और आप उसको स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद क्रेडिट कार्ड इज लिंक टू अ फिक्स डिपॉजिट वेयर इज डेबिट कार्ड इज लिंक टू सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये गलत है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड इमीडिएटली वेयर इज डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड लेटर, तो ये भी यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट रोल डज कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV प्ले इन कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये जो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ठीक है, इसका क्या रोल होता है कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन के अंदर। CVV हर कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगा,
तो ये बेसिकली एक तरह का सिक्योरिटी कोड होता है जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो मेन रोल क्या है, यही है कि एक सिक्योरिटी कोड बनाना, ठीक है, ताकि हम वेरीफाई कर पाए कि ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट कार्ड होल्डर या फिर अकाउंट होल्डर ही परफॉर्म जो है वो कर रहा है, ठीक है, ताकि कोई फ्रॉड वगैरह जो है वो ना हो सके। बाकी ऑप्शन देख लो, इट इनक्रिप्ट कस्टमर डाटा ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर कस्टमर डाटा को इनक्रिप्ट कर देते, तो ये गलत है। इट एक्ट एज अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एटीएम ट्रांजेक्शन, तो ये भी गलत है। इट रिप्लेस द कार्ड नंबर इन टोकनाइज्ड ट्रांजेक्शन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब अ स्मार्ट कार्ड, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि स्मार्ट कार्ड को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है, पहले देखो, ये एक पेमेंट कार्ड होता है जिसके अंदर एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जिसकी हेल्प से आप ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर तरीके से परफॉर्म कर पाते हो। या फिर एक क्रेडिट कार्ड होता है जो कि प्रीमियम ट्रेवल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। या फिर ये डेबिट कार्ड होता है जो कि फिजिकल, जहां जिसको फिजिकल स्वाइप करना जरूरी होता है। और ये प्रीपेड कार्ड होता है जिसको हम रीलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक पेमेंट कार्ड होता है जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है जिसके अंदर आप लोग जितने भी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स हैं और जो भी वैल्यू है, यानी कि जो भी पैसा है, उसको स्टोर करके रख सकते हो। जैसे 50,000 रुपये आप इसमें लोड करवा सकते हो, फिर आप इसका यूज जो है वो कर सकते हो, यानी कि 50,000 रुपये तक खर्च कर सकते हो। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको ये रिकॉर्ड करके जो है वो रख लेगा। अब टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड की बात करें, पहली आती है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। इसके अंदर आप एक वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो। जैसे मान के चले आपने 50,000 रुपये जो है वो इस स्मार्ट कार्ड के अंदर डलवाए, फिर आप इस 50,000 रुपये का यूज जो है वो कर सकते हो। रीलोडेबल कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके अंदर अगर स्टोर्ड वैल्यू खत्म हो जाती है, जैसे 50,000 रुपये आपने जमा करवाए थे, 50,000 रुपये खर्च आ गए, तो आप फिर से इसको रीलोड करवा सकते हो, यानी कि फिर से इसके अंदर 50,000 रुपये जो है वो लोड करवा कर उसको यूज जो है वो कर सकते हो। डिस्पोजेबल कार्ड क्या होता है, डिस्पोजेबल कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके अंदर आप सिर्फ एक वाली ही वैल्यू जो है वो डलवा सकते हो, लोड करवा सकते हो। जैसे आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाए इस कार्ड के अंदर, पर जैसे ही आपने इसको यूज कर लिया, अब ये जो कार्ड है वो बेकार हो चुका है, आप इसको दोबारा अब लोड जो है वो नहीं करवा सकते, इसको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो डिस्पोजेबल कार्ड होता है। कॉन्टैक्ट लेस स्मार्ट कार्ड एक ऐसा स्मार्ट कार्ड होता है जिसके अंदर एक एंटीना एम्बेडेड होता है और इसका यूज किया जाता है बिना कार्ड को स्वाइप किए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो आप बेसिकली क्या करते हो, कार्ड को एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है रीडर की, यानी कि जहां पर आप कार्ड स्वाइप वगैरह करते हो उसके अंदर लेकर आना होता है। और जैसे वो कांटेक्ट में आता है तो वो रीडर के साथ कम्युनिकेट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, डिटेल्स को शेयर करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि आपको रीडर के अंदर कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेमेंट गेटवे इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर पेमेंट गेटवे का क्या काम होता है। सबसे पहले देखो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले देखो, एक कस्टमर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर सामान खरीदता है। फिर मर्चेंट होता है जो कि यहाँ पर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा होता है। एक हमारा कस्टमर का बैंक होता है जिसने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू किया होता है। और मर्चेंट का बैंक होता है जिसके अकाउंट में पैसे जो है वो आने होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स है, जैसे कि कस्टमर जैसे कोई डेबिट कार्ड देगा तो उसकी जो डिटेल्स है, जैसे कि सीवीवी वगैरह जो भी हो गया, एक्सपायरी डेट वगैरह हो गया, ठीक है, वो सारी डिटेल जो है वो मर्चेंट के पास चले जाती है, यानी कि मर्चेंट का जो मशीन रीडर होता है उसके पास चले जाते हैं। फिर मर्चेंट उस इन्फॉर्मेशन को अपनी बैंक के पास ट्रांसफर कर देता है। फिर उसकी जो बैंक है वो कस्टमर के बैंक को इन्फॉर्मेशन देती है ऑथेंटिकेशन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। और जैसे ये वेरीफाई कर देता है, ये इस बैंक को बता देता है, इसके पास पैसे आ जाते हैं और ये बैंक मर्चेंट को बताता है और ट्रांजेक्शन सेटल हो जाती है। अब ये जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट करने का काम, यानी कि इस बैंक से इस बैंक तक पहुंचाने का काम, इस बैंक से इस बैंक तक पहुंचाने का काम, मर्चेंट से बैंक तक पहुंचाने का काम जो है वो पेमेंट गेटवे जो है वो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है देखो, ये कस्टमर बैंकिंग डिटेल्स को फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए स्टोर करके रखता है, तो ये गलत है। ये ऑटोमेटिकली सभी ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देता है विदाउट वेरिफिकेशन, ये भी गलत है। ये एक टेम्पररी कार्ड नंबर है ट्रांजेक्शन के लिए, तो ये भी गलत है। टू फैसिलिटेट सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ पेमेंट इन्फॉर्मेशन बिटवीन कस्टमर मर्चेंट एंड बैंक, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका प्राइमरी फंक्शन होता है पेमेंट गेटवे का, यानी कि जितनी भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कस्टमर मर्चेंट और बैंक के बीच में सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू रुपे कार्ड डिफर फ्रॉम द वीजा और मास्टर कार्ड। देखो, ये जो रुपे कार्ड है, जो वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ये बेसिकली आपके कार्ड नेटवर्क है और कार्ड नेटवर्क ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी कार्ड ट्रांजेक्शन है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो कार्ड नेटवर्क एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं बैंकों के बीच में, ताकि इंफॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से जो है वो ट्रांसफर वगैरह किया जा सके और जो भी ट्रांजेक्शन है उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई और ऑथेंटिकेट जो है वो किया जा सके।
अब ये जो रुपे कार्ड है वो कैसे डिफर करता है वीजा और मास्टर कार्ड से? रुपे कार्ड ओनली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, वेर इज वीजा मास्टर कार्ड डोमेस्टिक। तो देखो दोनों ही कार्ड का यूज इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन दोनों के लिए यूज किया जाता है। रुपे कार्ड सिर्फ गवर्नमेंट बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, तो ये यहाँ पर गलत है। उसके बाद रुपे इज अ इंडियन पेमेंट नेटवर्क विद लोअर प्रोसेसिंग फीस कंपेयर टू वीजा और मास्टर कार्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बेसिक डिफरेंस यही है कि जो रुपे कार्ड है वो इंडिया का खुद का कार्ड नेटवर्क है, और ये जो वीजा और मास्टर कार्ड है ये फॉरेन की कार्ड नेटवर्क है। ठीक है, रुपे कार्ड डू नॉट रिक्वायर बैंक ऑथराइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन। रुपे कार्ड के अंदर आपको बैंक ऑथराइजेशन की जरूरत होती है, इसलिए गलत। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये जो रुपे कार्ड है ये इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? 26 मार्च 2012 के अंदर। कब लॉन्च किया गया था? 26 मार्च 2012 के अंदर। ठीक है, उसके बाद मार्च 2021 के अंदर अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये 34% था, और अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये 30% था। मतलब कि जितने भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जा रही है, तो उसमें से अगर हम वॉल्यूम के बेस पर बात करें 34% ट्रांजेक्शन रुपे कार्ड की हेल्प से परफॉर्म की जा रही है, और 30% जो है वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करता है रुपे। सबसे पहले ये डेबिट कार्ड इशू करता है। डेबिट कार्ड 3 तरह के हैं, रुपे क्लासिक, रुपे प्लैटिनम, रुपे सिलेक्ट। पहले अगर हम रुपे क्लासिक की बात करें तो ये एक बेसिक डेबिट कार्ड है, जिसके अंदर आपको मिनिमम फीचर्स जैसे कि ट्रैवल, फार्मेसी, लाइफस्टाइल, कॉस्मेटिक्स, रिटेल, शॉपिंग, ज्वेलरी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यानी कि आप इनके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो इस कार्ड की हेल्प से, पर इसके अंदर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस नहीं मिलता है। रुपे प्लैटिनम के अंदर आपको रुपे क्लासिक के सभी फीचर्स मिल जाते हैं, साथ के साथ कुछ और एडिशनल बेनिफिट जैसे कि एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख रुपए तक का मिल जाता है। फिर आता है रुपे सिलेक्ट कार्ड। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा प्रीमियम डेबिट कार्ड है जो कि रुपे ऑफर करता है। इसके अंदर आपको सभी के सभी बेनिफिट्स एक ही कार्ड के अंदर जो है मिल जाते हैं। फिर आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी 3 वेरिएंट्स के अंदर इशू किया जाता है, रुपे क्लासिक, रुपे प्लैटिनम और रुपे सिलेक्ट। कॉम्बो कार्ड एक ऐसे कार्ड है जिनको यूनियन बैंक ने 2018 में लॉन्च किया था, और ये एक ऐसा कार्ड है जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों का ही काम जो है वो कर सकता है। यानी कि आप एक कार्ड की हेल्प से अपनी डेबिट कार्ड की जितनी भी ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट कार्ड की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस कार्ड टोकनाइजेशन। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कार्ड टोकनाइजेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं? सबसे पहले कार्ड टोकनाइजेशन है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो पहले क्या होता था, जैसे ही मान के चलिए कि यहां पर कस्टमर है और एक यहां पर आपका मर्चेंट है। ठीक है, कस्टमर ने मर्चेंट से मान के चलिए 50,000 की गुड्स खरीदी, और इसने अपना डेबिट कार्ड मर्चेंट को दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही मर्चेंट डेबिट कार्ड को अपने मशीन रीडर के अंदर स्वाइप करेगा, डालेगा, तो मशीन रीडर के पास जो है डेबिट कार्ड की जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कार्ड नंबर क्या है, सीवी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये जो है रीडर के पास जो है वो चला जाएगा, यानी कि मर्चेंट के पास चला जाएगा। उसके बाद ये जो डिटेल्स है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू बैंकों को ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर रिस्क क्या है कि हो सकता है कि ये जो ट्रांसमिशन हो रही है तो रास्ते में कोई अटैकर इस डेटा को एक्सेस कर पाए, और ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कस्टमर की उसे एक्वायर करके इसका मिस यूज करे, जिससे कस्टमर को लॉस हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोकनाइजेशन को लेकर आया गया। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर अपना डेबिट कार्ड मर्चेंट को देता है, तो जो उसका रीडर होता है ना, वो जितने भी यहाँ पर कस्टमर की कार्ड की जो भी डिटेल्स होती है, जैसे कि कार्ड नंबर, सीवी, एक्सपायरी डेट, उसको ना एक टोकन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जैसे मान लो 001, 002 ऐसे जो है वो कन्वर्ट कर देता है। फिर इस टोकन को यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए, अथेंटिकेट करने के लिए। फिर से बताता हूं, पहले क्या होता था कि जब ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना होता था, अथेंटिकेट करना होता था, बैंकों के बीच में ट्रांसमिट करना होता था, तो कस्टमर की जो कार्ड की डिटेल्स है उन्हीं को ट्रांसफर किया जाता था। पर अब क्या है कि हम कस्टमर की जो डिटेल्स है, कस्टमर के कार्ड की जो डिटेल्स है, उसको एक टोकन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और वो जो टोकन है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है पेमेंट गेटवे के थ्रू, बैंकों में आपस में शेयर किया जा रहा है ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, अथेंटिकेट करने के लिए। तो ये आपका टोकनाइजेशन कहलाता है। अब इसमें सिक्योरिटी कैसे बढ़ गई है, तो अगर कोई अटैकर इसको एक्सेस ही कर पाए तो उसके बाद कस्टमर डिटेल्स नहीं जाएंगी, बल्कि एक टोकन नंबर जाएंगे जिसका उसके लिए कोई भी यूज जो है वो नहीं रहेगा, और ये जो टोकन नंबर होगा वो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक होगा। ये जो कोड, जो कार्ड टोकनाइजेशन है, इसको 1 अक्टूबर 2022 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था, और ये जो कार्ड नेटवर्क है वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, और वो यहाँ पर टोकन को इशू करने का जो है वो काम करते हैं, और
इन्फॉर्म करते हैं कार्ड इशूइंग बैंक को, ठीक है। और ये जो टोकन्स होते हैं वो हर मर्चेंट के लिए जो है वो यूनिक होते हैं। अगर एक सिंगल कंज्यूमर ने सिंगल कार्ड का यूज करके 3 डिफरेंट मर्चेंट से ऑनलाइन परचेजेस किए तो उसके लिए 3 डिफरेंट टोकन जो है वो इशू किए जाएंगे। अब क्योंकि आप मीनिंग समझ चुके हो तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो आसानी से जो है वो कर पाओगे। तो क्वेश्चन का आंसर देखो, ए प्रोसेस दैट इनक्रिप्ट्स कार्ड डिटेल्स फॉर इनहांस्ड ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, तो ये गलत है। ए मेथड ऑफ रिप्लेसिंग एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद अ यूनिक मर्चेंट स्पेसिफिक टोकन, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम एक्चुअल कार्ड डिटेल्स को एक यूनिक मर्चेंट स्पेसिफिक टोकन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सिस्टम है जो कि बैंकों के द्वारा यूज किया जाता है फ्रॉडलेंट कार्ड ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस है एटीएम ट्रांजेक्शन के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसमें से यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में सेट कहते हैं। पहला देखो, इट इज यूज फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। देखो जितनी भी यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स होती है उसको सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट करने का जो काम है वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो है वो करता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि यहाँ पर कार्ड की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है ताकि कोई भी मर्चेंट या फिर जो हैकर है वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस जो है वो ना कर पाए, ठीक है, और ट्रांजेक्शन को सिक्योर तरीके से परफॉर्म जो है वो किया जा सके। ओके, उसके बाद जो सेट है वो यहाँ पर बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑथेंटिकेशन करने के लिए और डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिक्योर सॉकेट लॉकर, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सिक्योर सॉकेट लॉकर के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, सिक्योर सॉकेट लॉकर इज अ इंक्रिप्शन बेस्ड इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल करेक्ट है। सिक्योर सॉकेट लेयर का जो काम होता है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर का जो काम होता है वो बेसिकली जो भी कार्ड डिटेल्स होती हैं, जो भी कार्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको इंक्रिप्शन करना, ये मेन जो है वो काम होता है। ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम कार्ड डिटेल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर कार्ड डिटेल्स है ना उसको हम एक कोड में जो है वो चेंज कर दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए जो कार्ड डिटेल्स है वो यहाँ पर 4561 है, तो हमने क्या किया, इसको एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जो कि है 0001, ठीक है। तो इसको हम ऑथेंटिकेशन, इसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि अब अगर कोई पर्सन इसको एक्सेस कर भी पाए तो उसे इस कोड से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलने वाली है, पर अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती तो वो इसका मिसयूज कर सकता था, ठीक है। तो ये एक सिक्योर कनेक्शन जो है वो बनाता है वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में, ताकि प्राइवेट और सिक्योर तरीके से डाटा को ट्रांसमिट किया जा सके। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और जो SSCL है वो बेसिकली डिजिटली डाटा को सर्टिफाई करता है और इंश्योर करता है कि जो डाटा है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो और उसको किसी भी तरह से टैंपर जो है वो नहीं किया गया है इंटेंडेड रिसीवर तक पहुंचने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है सिक्योर सॉकेट्स लॉकर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट इज अ डिस्पोजेबल स्मार्ट कार्ड। डिस्पोजेबल स्मार्ट कार्ड यहाँ पर क्या होता है, तो मैंने आपको जब टाइप समझाई थी तो मैंने आपको करवाया था कि डिस्पोजेबल स्मार्ट कार्ड क्या होता है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला देखो, एक कार्ड दैट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल ट्रांजेक्शन अंटिल इट वैल्यू इज डिप्लीटेड, यानी कि एक ऐसा कार्ड जिसको मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर सिंगल यूज पेमेंट कार्ड दैट इज डिस्कार्डेड आफ्टर फंड्स आर एग्जॉस्टेड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक सिंगल यूज पेमेंट कार्ड होता है जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं जैसे ही फंड्स को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जब फंड्स खत्म हो जाते हैं। एक डेबिट कार्ड दैट एक्सपायर्स आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक डेबिट कार्ड होता है जो कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद एक्सपायर हो जाता है। या फिर ये प्रीपेड कार्ड होते हैं जो कि यहाँ पर यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज अ कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड फैसिलिटेट पेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड है वो पेमेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला, इट रिक्वायर्स मैनुअल इनपुट ऑफ कार्ड नंबर एट द टर्मिनल, तो टर्मिनल के अंदर आप मैनुअली जो कार्ड नंबर है उसको इनपुट करते हो। या फिर ये बायोमेट्रिक डाटा को स्टोर करता है ऑथेंटिकेशन के लिए बिफोर पेमेंट, ठीक है। या फिर इट कंटेन्स एम्बेडेड एंटीना दैट कम्युनिकेट विद द टर्मिनल व्हेन ब्रॉट नियर इट, या फिर इट मस्ट बी इंसर्टेड टू अ पेमेंट टर्मिनल फॉर ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड होता है इसके अंदर एक एंटीना होता है जो कि
टर्मिनल के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इन कार्ड्स को आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली, बस आप टर्मिनल के सामने जाकर इस कार्ड को दिखाइए या फिर उसके कॉन्टैक्ट में लेकर जाइए। वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और जो भी डिटेल्स है उसको एक्वायर कर लेगा और ट्रांजेक्शन को सेटल जो है वो कर देगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और हमारी ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुके हैं डिजिटल बैंकिंग की, जहाँ पर हमने डिजिटल बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार जाकर उन क्लासेस को भी गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे जो है वो ओवर करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप डिजिटल बैंकिंग की सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो और पहले ही अटेंड में सर्टिफिकेशन एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो आप फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिलता है। और ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल है, जिससे आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। और इनकी ड्यूरेशन भी काफ़ी कम है, जिससे आप बहुत कम टाइम में सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर जो है वो कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे देते हैं, जिससे आप इजीली रिवीजन भी कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आपको कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स वगैरह भी जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है। तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल हैं। आपको हमारे जो ऐप है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IFAP एग्जाम मिल जाएगी और इस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF मिल जाएगी और इस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। लगभग 82% तक का जो है वो ऑफ मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन फिर ओवर करते हैं। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। आप फटाफट से सेशन को यहाँ पर ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।